नमस्कार दोस्तों, आज हमारे द्वारा एमपीपीएससी एडीपीओ के एक्ट वाले पोर्शन में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पर चर्चा की जाएगी। हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है कि सारे एक्ट को जिस सीक्वेंस में वो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उस सीक्वेंस पे कराया जाए, पर उससे पहले हमें अपना जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट कराएंगे, फिर आपको सारे एक्ट सीक्वेंस वाइज कराए जाएंगे। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, आप इस बात को मान के चलिए कि आपका जीएस वाला पोर्शन और उसके बाद आपके एक्ट वाला पोर्शन भी हमारे द्वारा कंप्लीट करा दिया जाएगा। वो भी आपको बिना किसी चार्ज के उपलब्ध होगा। जगह जगह बच्चे जाके चार्ज दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, उसके बाद आप उनको कंटेंट मिल रहा है। मैं आपको ये कंटेंट बिना किसी फीस के उपलब्ध कराऊंगा। तो मेरे द्वारा कोशिश की गई है हर उस फैक्ट को कवर करने की जो हमारे एमपी एडीपीओ के लिए जरूरी है और जो एमपीपीएससी के द्वारा पूछे जाने के चांस है। पहले मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ईयर कौन सा है? क्वेश्चन सबसे पहले यही आ सकता है 1993, ठीक है, नॉर्मल है। इसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति से कई बार क्वेश्चन पूछता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को राष्ट्रपति की अनुमति 8 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा कब? 8 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसे याद रखिएगा। 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त हुई थी, ठीक है। ये 1994 का 10वां अधिनियम है। 1994 का 10वां अधिनियम है। ये संपूर्ण भारत में लागू होता है, ठीक है। ये पहले के इफेक्ट है कि जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता, अब जम्मू कश्मीर में भी वर्तमान में लागू होता है। कब लागू हुआ यह भी पूछा जा सकता है। लागू कब हुआ? इसको अनुमति तो 8 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई थी, पर यह लागू 28 सितंबर 1993 से हो गया था। याद रखिएगा लागू कब हुआ था? 28 सितंबर 1993 से। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की अनुमति 8 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई और लागू ये 28 सितंबर 1993 को हो चुका था। टोटल 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं इसके अंतर्गत। 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं, ठीक है। कुछ संशोधन हुए हैं इसमें, 2019 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए 2019 में। तो मेरे द्वारा उन संशोधनों को इस एक्ट के साथ ही जोड़ दिया गया है। इसके पश्चात अगर कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा तो हम उसको अलग से भी देखेंगे। एक बात आपको ध्यान रखने के चलनी चाहिए कि एमपी एडीपीओ में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सिर्फ उसी प्रकार से इस फैक्टों को पढ़ना है। सारी चीजों को पूर्ण रूप से पढ़ने से आप इन चीजों को कवर भी नहीं कर पाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, हमें सिर्फ उन फैक्टों को पढ़ के चलना है और उन्हीं से हमें चीजें करनी है। पहला है अध्याय 1, इसका नाम है प्रारंभिक। इसकी धारा 1 में आप सबको पता है संक्षिप्त, शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ दिया होता है। याद रखिएगा, संक्षिप्त, नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया होता है, ठीक है। इसकी धारा 2 में परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो हमें देखना है। परिभाषाओं में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, धारा 2A में किस की परिभाषा? तो धारा 2A में सशस्त्र बल की परिभाषा दी हुई है। याद रखिएगा, सशस्त्र बल की परिभाषा दी हुई है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि धारा 2A में सशस्त्र बल की परिभाषा दी हुई है। सशस्त्र बल के अंतर्गत नौसेना आती है, सेना आती है, वायुसेना आती है। इन चीजों को नहीं करना है क्योंकि इतना डीप क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बल की परिभाषा दी हुई है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में। धारा 2B के अंतर्गत अध्यक्ष के बारे में बात की गई है। धारा 2B में अध्यक्ष के बारे में बात की गई है। इसके बाद 2019 के संशोधन में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया है, 2BA। याद रखिएगा, 2BA, एक और अनुच्छेद जोड़ा गया है 2BA। वहां पर चीफ कमिश्नर की बात की गई है। चीफ कमिश्नर यानी मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर मुख्य आयुक्त की बात की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर की बात किस में करी गई है परिभाषा में? तो धारा 2BA में। मुख्य आयुक्त किससे संबंधित है? अभी हम यहां पर एक्ट को जब आगे पढ़ेंगे तो आप इनके सदस्यों को देखेंगे। इनके सदस्यों में
हर एक वर्ग से एक अध्यक्ष को चुना जाता है। तो यहां पर दिव्यांग जो वर्ग होता है, याद रखिएगा, दिव्यांग वर्ग जो होता है, तो दिव्यांग जन समिति का मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर जो होता है उसके बारे में धारा 2BA में बात की गई है। दिव्यांग जन समिति के मुख्य आयुक्त की यहां पर बात की गई है। धारा 2C में आयोग की बात करी गई है। धारा 2C में आयोग की बात की गई है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप यहां पर याद रखिएगा कि धारा 2C में किस आयोग की बात करी गई है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आयोग की बात करी गई है। राज्य मानव अधिकार आयोग की बात नहीं करी गई है। राष्ट्रीय आयोग की बात करी गई, राज्य मानव अधिकार आयोग की बात नहीं करी गई है। धारा 2D में मानव अधिकार की बात करी गई है। धारा 2D में मानव अधिकार की बात करी गई है। कौन कौन से मानव अधिकार? जो संविधान द्वारा गारंटीकृत किए गए हैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं द्वारा दिए गए हैं, व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और समानता, गरिमा से संबंधित है। याद रखिएगा, संविधान द्वारा गारंटीकृत है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं द्वारा दिए गए हैं और व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के लिए जरूरी है या उससे संबंधित है। इसके बाद आता है धारा 2E। धारा 2E में मानव अधिकार न्यायालय की बात की गई है। धारा 2E में मानव अधिकार न्यायालय, ह्यूमन राइट कोर्ट्स की बात की गई है, जिसको हम धारा 30 के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। धारा 2G। धारा 2G में सदस्यों की बात की गई है। धारा 2G में सदस्यों की बात की गई है। सदस्य, ठीक है। धारा 2GA एक महत्वपूर्ण है। धारा 2GA महत्वपूर्ण है। धारा 2GA 2GA में पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई है। इसको जोड़ा गया है, बाद में याद रखिएगा। 2GA में पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई है। सन 2019 में इसको जोड़ा गया है अमेंडमेंट के द्वारा। पिछड़ा वर्ग आयोग, और पिछड़े वर्ग आयोग से यहां पर मतलब क्या है, तो याद रखिएगा, पिछड़े वर्ग आयोग से यहां पर मतलब है जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के अंतर्गत बनाया गया है, वो पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है, उसकी बात धारा 2GA में की गई है। याद रखिएगा। अगला है 2H। 2H में अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात की गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात 2H में की गई है। 2H में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात की गई है। तो क्वेश्चन आएगा कि ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कहां से लिया जाएगा, तो याद रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत बना हुआ अल्पसंख्यक आयोग है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत बनाया गया आयोग है। फिर एक और जोड़ा गया है, धारा 2HA। धारा 2HA ये भी 2019 में जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात भी की गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात भी की गई है, जिसका गठन सन 2005 में हुआ था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका गठन सन 2005 में हुआ था। इसको 2019 में मानव अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया है। इसके बाद 2I में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी 2I में शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई है। सर इसका उल्लेख कहां है, तो याद रखिएगा ये एक संवैधानिक आयोग है। याद रखिएगा ये एक संवैधानिक आयोग है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 338 में है। याद रखिएगा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 में है। ठीक है। इसके बाद IA में ST आयोग की बात करी गई है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये भी संवैधानिक आयोग है। ये भी एक संवैधानिक आयोग है, जिसका उल्लेख 338A अनुच्छेद 338A में है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये सारे। ठीक है। पहले SC और ST आयोग एक ही था। 89 संविधान संशोधन,
ठीक है। 89 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा एसटी आयोग को अलग बनाया गया 338A में। इसके बाद अनुच्छेद धारा 2J के तहत महिला राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है। धारा 2J के तहत महिला राष्ट्रीय आयोग की बात करी गई है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की गई है। इसका गठन सन 1990 में हुआ था, याद रखिएगा, इसका गठन सन 1990 में हुआ था। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत धारा 2K में अधिसूचना या नोटिफिकेशन की बात की गई है। धारा 2I में विहित या प्रिस्क्राइब की बात करी गई है। धारा 2M में लोक सेवक की बात की गई है। धारा 2M में लोक सेवक की बात की गई है। यह क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी के द्वारा। इससे पहले एमपीपीएससी के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक सेवक का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत है। राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लोक सेवक का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत है, तो याद रखिएगा धारा 2M। धारा 2M के अंतर्गत लोक सेवा का उल्लेख है। वही लोक सेवक होगा जिस परिभाषा धारा 21 में है, आईपीसी की धारा 21 में है। और धारा 2N में स्टेट कमिश्नर की बात की गई है। धारा 2N में स्टेट कमीशन की बात की गई है, राज्य आयोग की बात की गई है। याद रखिएगा, नेशनल आयोग की बात धारा 2C में थी और राज्य आयोग की बात धारा 2N में है। अब हम देखते हैं इसका अध्याय 2। अध्याय 2 राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। याद रखिएगा, अध्याय 2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित है। इससे सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो इसके गठन से पूछा जा सकता है। इससे सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इसके गठन से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम इसका गठन देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है धारा 3 के अंतर्गत। धारा 3 में लिखा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। ठीक है, 1+5+7 1+5+7। पहले अध्यक्ष HL दत्तू थे, वर्तमान में अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं। अब अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हैं। अरुण कुमार मिश्रा, याद रखिएगा कौन, अरुण कुमार मिश्रा जी, ये 8वें अध्यक्ष हैं। पहले HL दत्तू अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, केंद्रीय सरकार, ठीक है, कौन इसका गठन करेगा, केंद्रीय सरकार। याद रखिएगा, इसका गठन कौन करेगा, केंद्रीय सरकार एक निकाय का गठन करेगा जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से जाना जाएगा। यह धारा 3 के अंतर्गत लिखा गया है, पर हमें इसका सिर्फ और सिर्फ गठन देखना है, अंदर की बातें नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है इसका गठन कौन करेगा, तो याद रखिएगा कौन करेगा, केंद्रीय सरकार। इसका गठन देख लेते हैं। 1+5+7, सर 1+5+7 क्या है, तो देखते हैं 1+5+7 क्या है। तो एक होंगे इसके अध्यक्ष, एक होंगे इसके अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष के लिए साफ साफ लिखा गया है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश रहा हो। कौन व्यक्ति इसका अध्यक्ष बन सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट के एक एक्स न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायमूर्ति। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति या फिर मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या फिर कोई न्यायाधीश जो रहा हो उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। याद रखिएगा, सिर्फ वही अध्यक्ष बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में या तो चीफ जस्टिस रहा हो या फिर जज रहा हो। इसके बाद एक जो सदस्य है, एक जो सदस्य है, ठीक है, एक सदस्य जो है वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है वहां पर, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, यानी प्रेजेंट और एक्स, प्रेजेंट और एक्स दोनों बन सकते हैं। याद रखिएगा, प्रेजेंट और एक्स दोनों बन सकते हैं। तो यहां पर एक अध्यक्ष, एक जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है, एक सदस्य कौन रहेगा, एक सदस्य वो रहेगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है। याद रखिएगा, एक सदस्य रहेगा जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है या रहा है। याद रखिएगा, एक सदस्य रहेगा जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है या रहा है। 3 अन्य सदस्य ऐसे रहेंगे जिनको इस मामले का व्यवहारिक ज्ञान या अनुभव हो।
जिनको मानवाधिकार का व्यवहारिक ज्ञान या अनुभव हो, ऐसे 3 सदस्य रहेंगे। तो यहां पर 1 यानी अध्यक्ष, 5 यानी 2 सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से होंगे, और 3 सदस्य व्यवहारिक ज्ञान वाले होंगे। उसमें भी एक सदस्य महिला होनी चाहिए, उसमें भी एक सदस्य महिला होनी चाहिए। इसके बाद +7 में 7 अलग अलग आयोगों का उल्लेख है। याद रखिएगा, 7 अलग अलग आयोग का उल्लेख है। सर किस किस आयोग के अध्यक्षों की बात की गई है? तो यहां पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात की गई है, वो भी मानवाधिकार आयोग का सदस्य रहेगा। यहां पर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष की बात की गई है, वो भी सदस्य रहेगा। यहां पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के अध्यक्ष की बात की गई है, वो भी यहां पर सदस्य रहेगा। यहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात भी करी गई है, वो भी यहां पर सदस्य रहेगा। ठीक है, यहां पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की बात भी की गई है, वो भी यहां पर सदस्य रहेगा। यहां पर विकलांगों के मुख्य आयुक्त की बात भी की गई है, वो भी यहां पर सदस्य रहेगा। याद रखिएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग और विकलांगों के लिए मुख्य आयुक्त की बात भी यहां पर की गई है। याद रखिएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग और विकलांगों के लिए मुख्य आयुक्त की बात भी यहां पर की गई है। ठीक है, इसके बाद इसका जो महासचिव सीईओ रैंक का होगा, कहां पर हो गई? दिल्ली में होगा। याद रखिएगा, कहां पर होगा? दिल्ली में होगा। ये इसका गठन है, बहुत महत्वपूर्ण है गठन। इसको हम टोटल 2 वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम इसकी परिभाषा और राष्ट्रीय आयोग के गठन पर समाप्त करेंगे। इसको कल आगे के सेक्शन से पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।